सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नमस्कार दर्शकों, योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय वैदिक संस्कृति में पूरे विश्व के कल्याण की परिकल्पना की जाती है। ये कामना की जाती है कि सभी सुखी रहें, कोई भी दुख का अनुभव ना करें, सभी निरोग रहें, किसी को रोग छू भी ना सके। लेकिन निरोगी रहने के लिए आवश्यक है हम योग को अपने जीवन का अंग बनाएं। योग ना केवल हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि किस तरह जीवन जिया जाए, जीवन जीने की कला हमें योग ही सिखाता है। योग आत्मीयता को बढ़ाता है, भाईचारे को बढ़ाता है। किस तरह योग अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, इससे संबंधित चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिंदु, जो आयुष विभाग में कार्यरत हैं। नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर जी आपका। नमस्कार जी। हम योग की बात करते हैं, योग का जीवन में किस तरह उपयोगिता हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि योग आखिर है क्या, तो अगर आपसे जानना चाहें आपकी लैंग्वेज में, टेक्निकलिटी में, कि योग आखिर है क्या। योग आज के समावेश में जिसे आप योग जानते हैं जी, वो बेसिकली अष्टांग योग सूत्र जो पतंजलि जी ने दिया है जी, जिसे हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग उसके हैं। उसमें से जो तीसरा और चौथा सूत्र आसन और प्राणायाम है, उसी को आज के परिप्रेक्ष्य में योग के रूप में प्रचलित कर दिया गया है जी। और दूसरी बात, अगर योग का अर्थ हम समझना चाहें तो योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है युजिर योग, मतलब एकजुट करना या जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मन को, शरीर को मन से जोड़ना, यही योग है। और दूसरी बात अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। मन के उताव और चढ़ाव जो भी हैं उन सब पे कंट्रोल करना, उन सब पे पार पाना, यही योग है। जी, तो बेसिकली हम कह सकते हैं बैलेंसिंग करना है, चाहे वो जो इम्बैलेंस होता है उसी के कारण जो विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं या जो रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, उन सभी को बैलेंस करना ही योग है। और अपने जैसा आपने कहा, आत्मा का परमात्मा से मिलन या शरीर का आंतरिक मन से मिलन ही योग है। तो जैसा हमने जाना कि योग की क्या परिभाषा है, इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। आपने कहा महर्षि जो पतंजलि है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन आज के समय में योग की बहुत सारी, इससे संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि असली में योग को आज देखते हम योगा बना दिया गया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि योग में जो विकृतियां हैं उसको किस तरह दूर किया जा सकता है, वास्तविक योग है क्या। वास्तविकता में अगर हम योग की उपयोगिता अपने जीवन में या समाज में समझें जी, तो योग की उपयोगिता मानव कल्याण के लिए ही थी। उसका जो उद्भव हुआ था वो मानव कल्याण के लिए ही हुआ था। अब इसमें हम अगर आयुर्वेद का प्रयोजन जोड़ दें तो उसमें आयुर्वेद के प्रयोजन में कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो पहला प्रयोजन जो आयुर्वेद का बोला गया वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग एक ऐसी विधा है जो बहुत लाभकारी है। अब स्वस्थ व्यक्ति क्या है, स्वस्थ हमने बात बोल दी, स्वस्थ है कौन। उसमें भी आयुर्वेद कहता है कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते, जिसके दोष, धातु, अग्नि और मल सम है, सामान्य है, जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है। मतलब यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों के स्वास्थ्य की बात की है। तो अगर हम चाहें तो योग एक ऐसी विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है जी। अब आज के लाइफस्टाइल की भी अगर हम बात करें तो आज के लाइफस्टाइल में हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, मशीनी युग चल रहा है, प्रदूषण का युग है, स्ट्रेस का युग है, तो जीवन शैली के बहुत से रोग उत्पन्न हो गए हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत उत्पन्न हो गए हैं। तो आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन जिसमें बात की गई आतुरस्य विकार प्रशमन च, मतलब जो व्यक्ति रोगी हो गया है या जिसको विकार उत्पन्न हो गए हैं उनके विकार का निवारण भी करना है। तो उन विकारों में जो हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मेनली, उनकी रोकथाम के लिए और उनके निवारण के लिए योग एक बहुत अच्छी विधा है जी। और योग को इसीलिए थेराप्यूटिक योगा के नाम से भी आजकल जाना जा रहा है और WHO ने भी उसको पूरक
और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी है कि इसको आप टोटली एज अ ट्रीटमेंट भी फॉलो कर सकते हैं एंड इन एडिशन टू अदर ट्रीटमेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो योग आज की स्थिति में एक स्वस्थ जीवन जीने की शैली है। जी, जीवन जीने की शैली या जीवन जीने की जो कला है वो हम योग से सीख सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो विभिन्न तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स भी योग के ऊपर हो रहे हैं कि किस तरह की जो बीमारियां हैं इससे ठीक हो सकती हैं। जैसे आपने WHO की बात की तो उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है और 2015 से प्रतिवर्ष जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आपने स्वस्थ व्यक्तित्व की आपने बात की, तो अगर उसको थोड़ा आप डिफाइन और कर सकें कि क्योंकि हम देखते हैं कि जो फिजिकलिटी हम बेसिकली उस पर बात करते हैं कि अगर जो फिजिकली फिट है वो हम सोच लेते हैं कि वो आदमी फिट है, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? स्वस्थ व्यक्ति की जैसे कि मैंने आपको अभी अभी परिभाषा बताई जी कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य जिसमें मैंने बात की कि दोष, धातु, अग्नि और मल उनके सम होने चाहिए। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत अच्छा फैक्टर, WHO की भी अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की, इनफैक्ट अब तो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात भी की गई है जिसमें आप आध्यात्मिक एक भाग है वो भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो जो हमारा योग है, योग के माध्यम से आप शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ रह ही सकते हैं, जो हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम, योगा हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, फिजिकली तो हम फिट रह ही सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्राणायाम या हमारा भ्रामरी, उद्गीत, ऐसे जो प्राणायाम वाले पोर्शंस हैं, इनके थ्रू हम एक अपने आप को मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ रख सकते हैं। और आज के युग में मैं समझती हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस और डिप्रेशन की बातें छोटी एज में हम सुनने को मिलती हैं, है ना। तो इन सब चीजों में योग एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और अध्यात्म की ओर अग्रसर, अध्यात्म हमने बोला आत्मा से परमात्मा के मिलन, उसके लिए भी योग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो पहले अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कीजिए, फिर अध्यात्म की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। जी, तो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ये तीनों लेवल पर योगा काम करता है। आपने जैसे बात की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी हम स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, डिप्रेशन, जो हम अपनी एज की बात करते हैं तो उस समय ये जो वर्ड्स है वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। आज हम 10-12 साल के बच्चों में डिप्रेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपसे जानना चाहेंगे किस उम्र में हमें योग की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, योग की तो खूबसूरती ही यही है, ये किसी आयु सीमा में बंधा हुआ नहीं है। योग को प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर सकता है। और बात रही बच्चों की कि बच्चों में योग कब से कर सकते हैं, तो जब से बच्चा ठीक से चलना या बैलेंसिंग सीख सके तब से बच्चे को योग सिखाया जा सकता है, इनफैक्ट सिखाया जाना चाहिए। और दूसरी बात रही जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, अगर पहले से बच्चा योग करता हो, बेसिकली देखिए ना, बच्चों में जो भी आदतें या जो चरित्र उनको बचपन में दिए जाते हैं ना, वो आगे चल के उनकी जीवन शैली बन जाती है। तो अगर उनको बचपन से ही योग की विद्या सिखाई जाए तो आगे चल के वो उनकी जीवन शैली बन जाएगी। तो आने वाले समय में जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीजों, तो उनकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उन सब चीजों से फाइट करने के लिए। और दूसरी बात अगर हम स्त्रियों को लेकर खास कर करें, क्योंकि इस बारी जो हमारा योग का मेन थीम है वो है सशक्त महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अगर हम करें तो उसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। महिलाएं आजकल घर भी संभाल रही हैं, बाहर काम भी कर रही हैं, दे आर बेसिकली फेसिंग डबल बर्डन्स। तो उनके ऊपर स्ट्रेस फिजिकली तो है ही है, मेंटल भी है साथ में। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक, मेनार्क से मीनोपॉज तक, प्रेगनेंसी से लेकर पोस्ट प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड तक, हर एक अवस्था में औरतों में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो हर एक अवस्था के अनुसार मोल्ड की जा सकती है और हर एक अवस्था में स्त्रियों को स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। जी, तो आपने बच्चों के लिए बताया कि किस तरह के प्राणायाम हम बच्चों को करवा सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं वर्किंग भी हैं और साथ साथ घर भी संभालती हैं, अपने इन लॉज के साथ साथ बच्चों को संभालना, टिफ़िन रेडी करना, फिर अपने काम के लिए जाना, तो बहुत बिजी रहती हैं महिलाएं। तो ऐसे में उनके लिए अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि महिलाओं का ये एक्सक्यूज़ भी रहता है कि हमारे पास समय नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी किस तरह वो समय निकालें ताकि अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी संभाल सकें? देखिए, एक आम कहावत कही जाती है, पहला सुख निरोगी काया। जी, जो व्यक्ति अगर निरोग या स्वस्थ नहीं है ना, वो दूसरों को क्या सुख दे पाएगा। जब एक घर की स्त्री अगर रोगी है तो वो दूसरों का कैसे ध्यान रख पाएगी।
तो स्त्रियों को चाहिए कि अपने लिए समय निकालें। समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको आधा घंटा 1 घंटा, अपनी अवस्था के अनुकूल, अपने समय के अनुसार आप 5-10 मिनट से प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे अपना समय को बढ़ाते जाइए। और स्त्रियों के लिए तो मैं खासकर कहना चाहूंगी कि शारीरिक योग के साथ साथ अपने मानसिक ध्यान के लिए ध्यान, प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ऐसे प्राणायाम जो भी हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इनकी ज़रूर अपने लाइफ में इनको प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में इनको ज़रूर लाएं। जी, हमने महिलाओं की बात की। अब यूथ में एक बहुत बड़ा क्रेज़ है जिमिंग का, तो जिम जाने के लिए वो में बहुत क्रेज़ देखने को मिलता है। तो आप उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि योग किस तरह से उनको फिट भी रख सकता है और साथ ही मेंटली प्रिपेयर भी कर सकता है जो आने वाली, जो हमारे जीवन की बैटल्स होती हैं उसके लिए? देखिए, अभी हमने स्वस्थ व्यक्ति की जब बात की तो हमने कहा कि हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों चाहिए। लेकिन जो आज का यूथ है वो बॉडी, शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित है उनका कि बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है। पर मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि अगर सही मायने में वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर, तो योग से अच्छा विधा और कोई भी नहीं मैं मानती। क्योंकि योग एक ऐसा विकल्प है जो हमें शारीरिक तौर पर तो सुगठित करेगा ही करेगा, हमारी मांसपेशियों को लचीला बनाएगा, उनको स्ट्रेंथ देगा, हमारे हर एक सिस्टम पे वर्क करेगा और साथ ही साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। हमें, मैंने बताया ना कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। तो एज अ होल अगर यू वांट टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री तो यू शुड गो टुवर्ड्स योग। जी, और जैसे आज हमारे प्रोग्राम का जो विषय भी है कि समाज के लिए योग, तो समाज में किस तरह के परिवर्तन हम योग के साथ ला सकते हैं? अच्छा, देखिए, अब पहला परिवर्तन तो तभी से आना प्रारंभ हो गया जब हमारा योग दिवस शुरू हुआ है। जी, आपने खुद देखा होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए जब बहुत बड़े बड़े स्तरों पर योग किया गया। जी, सबसे पहली जो सामाजिक या एकता की भावना आती है वो वहीं से आ जाती है। जी, और जब देश के प्रधानमंत्री खुद बैठ के जब सबके साथ करते हैं ना, तो मैं ये मानती हूँ योग हमारे बीच एक एकता का भी एक सूत्र बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी हम योग करते हैं ना, हम जनरली ग्रुप्स में योग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे लोग किसी योग गुरु के पास जा रहे हैं या इन्होंने कोई गुरु धारण किए हैं, उनके पास जाके सुबह की सभा लग रही है, सभा में कहीं गार्डन में बैठ के योग कर रहे हैं, तो जब मिल के सब लोग एकजुट होकर योग करते हैं ना, तो उससे मैं समझती हूँ कि शारीरिक स्वस्थ तो होता ही है इंसान, पर उसमें एक मानवता, एकता की ऐसी भावनाएं भी जागृत होती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि योग सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं है, योग समाज के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। जी, तो आपने जैसे अष्टांग योग की भी आपने बात की, जो उसके इनिशियल स्टेजेस में, उसमें भी सबसे पहले अपने पे काम किया जाता है, फिर अपने सराउंडिंग, अपने को पहले रेडी किया जाता है, जो विभिन्न स्टेजेस होती हैं योगा के लिए। तो अगर आपसे जानना चाहें, जैसे हम यम नियम की बात करते हैं, तो यम के कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो हमें समाज के साथ जोड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखिए, अष्टांग योग में जो हमने बात की ना, उसमें जो पहले 5 सूत्र है ना, उनको अष्टांग योग के बाह्य अंग कहा जाता है। जो लास्ट के 3 हैं वो अभ्यंतर अंग हैं। बाह्य अंग में आ गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। उसमें जो यम है ये हमारे सोशल एथिक्स हैं। ये हमारे सोशल एथिक्स, जो नियम है वो हमारे पर्सनल एथिक्स हैं, वो व्यक्तिगत हैं। तो यम में अगर हम बात करें तो यम बेसिकली हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मतलब हमारा सोशल एथिक क्या होना चाहिए, हमें एक सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से जीना चाहिए, वो रूल्स उसमें बताए गए हैं। जो नियम है, नियम हमारे व्यक्तिगत रूल्स की बात है कि हमें व्यक्तिगत रूप से किस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आगे आसन और प्राणायाम के लिए। तो उनमें आ गया शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब इन सब को जब हम फॉलो करेंगे उसके बाद ही हम आसन और प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। और जब इन बाह्य अंगों को हम साध लेते हैं तो हम धारणा, ध्यान और समाधि, जिसके लिए पुराने समय में ये विधा उत्पन्न की गई थी, बेसिकली योग का उद्भव जो हुआ था वो समाधि प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए हुआ था। तो वो तभी साधा जा सकता है जब आप बाह्य अंगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जी, तो जैसे आपने कहा कि जो इनिशियल स्टेजेस पे हम अपने आप पे काम करते हैं, उसके बाद जो आंतरिक विधा है उसमें निपुण होने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड है लोगों में कि बस जो उन्होंने योगा आसन टीवी पे देख लिया या यूट्यूब पे देख लिया,
सिर्फ उसी पर जंप आउट करना है, कोई इनिशियल फेजेस को उसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि किस तरह शुरुआत से शुरू करना चाहिए, ना कि हमें बीच में जो भी हमने देख लिया, चाहे टीवी ऑन कर लिया तो ये वाला आसन हो रहा है तो इसे ट्राई करके देखते हैं, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, तो उस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, मैं यही मानती हूँ, अगर योग का आप सही मायने में उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा जीरो से शुरू करें, शून्य से शुरू करें। और शून्य की बात हमने वही की कि सबसे पहले आपको यम और नियम को फॉलो करना है। पहले आपको फिजिकली अपने लिए और सोशली सोसाइटी के लिए प्रिपेयर होना है। पहले जब आप अपने मानसिक स्तर पर ये बदलाव लाएंगे, अपनी सोच में ये बदलाव लाएंगे, उसके बाद अगर आप आसन और प्राणायाम का प्रयास मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स इन एक्चुअल योग में बताए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना हमने तो 1 महीना योगा किया, हमें तो ज्यादा कुछ फर्क लगा नहीं। आप एक तो योग मांगता है निरंतरता, कंटिन्यूटी, योग मांगता है धैर्य, और योग ऐसी विधा है जिसको आप अगर कंटिन्यूटी और धैर्य से करेंगे तो मैंने आपसे वही बताया कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी ये कार्य करता है जी। लेकिन उसके लिए आपको शून्य से शुरू करके धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ जंप आउट करके योग नहीं साधा जा सकता है। योग तभी आप सफल रूप से कर सकते हैं जब आप स्टेप वाइज चलेंगे और स्लो एंड स्टेडी चलेंगे। जी, आपने धैर्य की भी बात की, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें किसी भी फील्ड में आगे जाना है, लेकिन आज के युवाओं में हम देखते हैं कि इतना पेशेंस उनमें नहीं होता है, उन्हें रिज़ल्ट मतलब बहुत जल्दी चाहिए होता है, तभी वो आयुर्वेद से हटकर वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं ताकि जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो एक धैर्य की आवश्यकता रहती है और कुछ सावधानियाँ भी हमें बरतनी चाहिए जब भी हम योगिक कोई भी पॉस्चर करते हैं। तो अगर आपसे जानना चाहें किस तरह की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए जब हम योगा को अपने जीवन में उसे अपना अंग बनाते हैं। तो देखिए, मैं तो ये मानती हूँ जब भी किसी चीज को आपने फॉलो करना हो ना तो इंडिकेशंस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिकेशंस। जी बिल्कुल। आपको कहाँ योग नहीं करना है ये आपको पहले पता होना चाहिए। को आधा जो ज्ञान होता है ना वो हमेशा हानिकारक होता है। पहले तो ज्ञान आपको पूर्ण होना चाहिए। उसके लिए आपको या तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए या किसी गुरु के पास जाके उसकी थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। ऐसे आप सोचें कि टीवी ऑन करके आप योग सीख जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गुरु या एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये आज के युवा शॉर्टकट्स के लिए सोचते हैं ना कि यहाँ चुटकी बजाई और काम पूरा हो जाए, ये सोच नहीं। अगर आप योग को वाकई में साधना चाहें, योग की अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो ये पेशेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये पेशेंस ही उन युवाओं में आएगा। योग सिखाता ही यही है धारित योगा, योग धारण करना, योग स्थिर रहना, योग हमारी मानसिक स्थिरता, हमारे को मानसिक शांति प्रदान करेगा। जब धीरे धीरे आप योग करने लगेंगे तो आपको खुद वो स्थैर्य, वो धैर्य और स्थिरता आपके नेचर में आनी शुरू हो जाएगी और आप खुद वो बदलाव महसूस करेंगे। तो एक बार मैं उन युवाओं से जरूर कहना चाहूँगी कि एक बार इस पथ पे अग्रसर होकर देखें, आप वापस मुड़ेंगे ही नहीं कभी। जी, और उनका मानना भी ये होता है कि अगर हम योगा कर रहे हैं तो उसके साथ, क्योंकि हम जैसे आपने बात की कि हमें जो भी है ये खाना हमारा अच्छा नहीं है, पैक्ड फूड हम खाते हैं और जंक फूड हम खाते हैं, इससे भी हमारी जो फिज़िकल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो उनका मानना ये होता है अगर हम योगा कर रहे होते हैं तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों का जो जायका है उसे भी इस्तेमाल करके देखें। अगर हमें योगा करना है और फिर इन सब चीज़ों से दूर रहना है तो योगा का फिर क्या फ़ायदा है, तो नहीं क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये आपने देखो पैक्ड फूड्स की बात की तो बीच में एक बात जरूर आएगी कि आज के इस युग में, आधुनिक युग में, जब हम चारों तरफ से प्रदूषण से, पैक्ड फूड से, मशीनों से घिरे हुए हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी है, तो एक अलग तरह के डिजीज जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डेवलप हो गए, जीवन शैली के रोग। और ये जीवन शैली के रोग आजकल इतने कॉमन हो चुके हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारे जो लाइफ है उसमें फिजिकल वर्क कम हो गया है, लैपटॉप्स और डेस्क पे काम हो रहा है, मोबाइल्स और एप्स पे हम ज्यादा वर्क करते हैं और फिजिकल वर्क तो मशीनों ने ले लिया है। 10 लोगों का काम एक मशीन कर देती है, फिजिकल वर्क कम हो गया। तो उसकी वजह से बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा हो गए। अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बेसिकली क्या है, हर एक जिस भी बीमारी की हम चिकित्सा करना चाहें तो सबसे पहला आयुर्वेद बोलता है निदान परिवर्जन। जिसके कारण वो रोग उत्पन्न हो रहा है पहले तो उस कारण को हटाना है। तो अगर आप ये कहें कि मैं योग करता रहूं और मैं साथ में पैक फूड्स भी खाता रहूं तो निदान परिवर्जन कहाँ हुआ?
पहले जिस कारण से वो रोग उत्पन्न हुआ है उसे हटाओ, फिर जो रोग उत्पन्न हुआ है उसकी चिकित्सा को करो। अब चिकित्सा में अगर मैं बोलूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की चिकित्सा में योग का बहुत बेहतरीन रोल है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या हुए, जैसे देखिए मोटापा हो गया, हमारे मधुमेह शुगर की जो बीमारी है, उच्च रक्तचाप हाई बीपी जो हो रहा है आजकल, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। जो लाइफस्टाइल हमने आज डेवलप कर लिया है, इन्हीं की वजह से ये डिसऑर्डर्स हो गए। तो ये लाइफस्टाइल डेवलप कहाँ से हुआ, पहले तो उस निदान को, उस जड़ को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट पार्ट पे जंप कर सकते हैं आप। जी, तो ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे काम करता है। अगर हम योगा की बात करें, जो माइन्यूट हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उस पर जो योगा का है वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आपने जैसे बात की कि डायबिटीज़ और बीपी की जैसी समस्याएं हैं, उससे पूर्णतः क्या इससे निदान मिल सकता है, या फिर हमें जो इसके साथ साथ कोई सब्स्टिट्यूट और लेना पड़ता है? देखिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये, लेकिन इनमें जेनेटिक फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से शुगर या बीपी हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते। जहाँ जेनेटिक फैक्टर्स या अदर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, कोई और कारण भी होगा, तो उस कारण का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ ये सिर्फ हमारे खान पान, पैक्ड फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स, ऐसी चीज़ों को खाने से, या सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से जहाँ ये रोग उत्पन्न हुए, वहाँ केवल योग काम कर सकता है। लेकिन जहाँ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ और भी हो सकते हैं, तो हमें साथ में दवाई का सहारा लेकर इसको एज अ वैकल्पिक चिकित्सा, साथ में दूसरी चिकित्सा के साथ जोड़ के अगर इसको लिया जाए, तो इसमें भी बहुत सहायक प्रूव होती है। जी, और कोई भी बीमारी अगर हमें हो चुकी है तो वो आगे फर्दर उसका डिटेरियोरेशन ना हो, उसके लिए हम योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमें जो अपनी मेडिकेशन है उसे भी हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर योग कर रहे हैं तो हमें 2 गोली से 1 गोली पे आ सकते हैं। जी जी, पर हम ये नहीं दावा कर सकते यहाँ बैठ के कि हाँ हम वो 1 गोली भी हटा देंगे। वो चिकित्सक और रोगी के बीच जो भी फैक्टर्स और होते हैं, वो खुद चिकित्सक बैठ के फिर डिसाइड कर सकता है। जी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि हम योग कर रहे हैं तो हम सारी जो मेडिकेशन है उनको बंद कर देते हैं और केवल हम योग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए एक आप प्रिकॉशन बोल सकते हैं कि मेडिकेशन को पूर्णतः नहीं छोड़ना है, वो चिकित्सक की सलाह से ही, जी, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। जी। तो जैसे अभी हमने बात की कि हम टीवी ऑन करते हैं तो विभिन्न जो भी योगिक पॉस्चर्स है वो हम करने लग जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की हमें शुरुआत में जो जीवन शैली हमारी होनी चाहिए? अगर हम योगिक जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी हम बात करते हैं, तो किस तरह का योगिक लाइफ स्टाइल आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? देखो, आयुर्वेद में तो मैं आपको बताऊं ना कि आयुर्वेद एक चिकित्सा की विधा तो है ही है, पर एक जीवन शैली है बेसिकली। तो उसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इनका अलग अलग मेंशन है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसकी रात्रिचर्या क्या होनी चाहिए, ऋतुओं के हिसाब से उसका रूटीन क्या होना चाहिए। तो अगर व्यक्ति सही मायने में स्वस्थ रहना चाहता है, अगर आप बोले ना कि अब मैं नेगेटिव्स भी सब कुछ करता रहूं और योग के लाभ भी मुझे मिलते रहें, तो मैंने पहले बोला कि निदान परिवर्जन पहली चीज़ है। तो पहले तो आपको आयुर्वेद के हिसाब से अपनी दिनचर्या को सेटल करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त तो चलो सूर्य, अब ऐसा तो ना देखो सूर्य सिर पे चढ़ा होता बच्चे तब उठते हैं, पर चलो थोड़ा अर्ली तो उठ सकते हैं। 5 बजे उठ गए, चलो 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 5 बजे उठ के सुबह अपना रूटीन सेट करें, शौच आदि से अपने आप को निवृत्त करें, अपना क्लीनिंग करें, सब कुछ मुंह, और इन सब का रेफरेंस मिलेगा आपको आयुर्वेद में पूरा, कि जीभ साफ करनी है, दांत साफ करने हैं, कवल धारण करना है। फिर एक भोजन का भी समय है। भोजन की हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमें हर समय पे भूख लगेगी, जिस समय हमें भूख लगनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी उस बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं, काम में व्यस्त है, किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, किसी की डे शिफ्ट चल रही है, उसकी वजह से किसी का नाइट मील स्किप हो रहा है, कोई मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है जल्दीबाजी में, तो वो नहीं करना है। अपनी दिनचर्या को पहले रूटीन को सेट करना है, उसके बाद भी अगर योग आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे, बहुत बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जी, तो योग को अपने जीवन का एक अंग बनाना है हमें, उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जो उसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरह योग को अपने जीवन का अंग बनाया जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं किसी के पास समय नहीं है, चाहे हम आधी से 1 घंटा हम फ़ोन पर बिता देंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए हम समय नहीं निकालते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर से आप मोटिवेटेड हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे मानसिक स्तर पे भी स्वास्थ्य चाहिए, मुझे उस भावनात्मक स्तर पे, मुझे आध्यात्मिक स्तर की ओर भी जाना है, सबसे पहली बात तो वो मोटिवेशनल पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के युवाओं को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर सही मायने में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अंदर से मोटिवेट होएं,
पॉजिटिव फीलिंग के साथ योग को प्रारंभ करें। अगर नेगेटिविटी के साथ प्रारंभ करेंगे तो मैं बोलती हूँ कोई भी चीज़ असर नहीं करती। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव गट फीलिंग कि हाँ मुझे इससे असर मिलेगा, हाँ समय लगेगा थोड़ा, आप 15 मिनट से प्रारंभ कीजिए, 10 से 15 मिनट शुरू में लीजिए, 15 से 20 कीजिए, 20 से 25, उससे आधा घंटा। रोज का आधा घंटा योग आपके पूरे शरीर के लिए मैं कहूँ बहुत ज़्यादा लाभकारी है, और मिनिमम अगर इतना आप दे सकें तो आप बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो 24 घंटे में से आधे घंटा निकालने के लिए एक बड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है, निकाल सकते हैं अगर कोई इंसान चाहे तो। अगर हमें स्वस्थ होना है तो आधा घंटा तो हमें अपनी शरीर कम से कम बिल्कुल देना ही चाहिए। और जैसे हम बात करते हैं कि जो खान पान की, क्योंकि अगर हम खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तो चाहे हम कितना ही योगा कर लें, आसन कर लें, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें अपनी बॉडी पर देखने को नहीं मिलता है। तो किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए, किस तरह का खान पान हमें अपने जीवन में अडेप्ट करना चाहिए? देखिए ऐसे तो सात्विक भोजन की बात आयुर्वेद में आती है जी, पर सात्विक भोजन फॉलो करना आज के रूटीन में शायद हमारे यंगस्टर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सात्विक ना कर सके तो कम से कम हेल्दी डाइट तो ले। अब जिसमें फल फ्रूट आएंगे, सब्जियां आएंगी, सलाद आएंगी, पैक्ड फूड जो रेडी टू मेड फूड है, ठीक है, कुछ हद तक मैगी हो गई, कुछ हद तक ठीक है, खाना चाहें बच्चों को शौक भी होता है, खा सकते हैं। पर एक बात बोलते हैं ना आयुर्वेद में, अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ की बुरी है। कुछ हद तक ठीक है ये चीज़ें आप खा सकते हैं, और लेकिन जब लिमिट से आगे कोई चीज़ हो जाएगी तो वो गलत इफेक्ट देगी ही देगी। तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स को डेवलप करें, और उसके बाद योग को प्रारंभ करें, आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ योग से हम अपने शरीर को, अपने जो मानसिक स्तर को, उसको उच्च कर सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपने जैसे बात की कि हम सावधानियों की हमने बात की, हमने महिलाओं के लिए योग की बात की, थोड़ा हम और उसमें डीपर जाना चाहेंगे। जो महिलाएं हैं आज, जैसे बहुत कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें PCOD PCOS की समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेट मैरिजेस एक हमें देखने को मिलता है, जिससे बहुत सारी जो बॉडी की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो महिलाओं के लिए आप स्पेसिफिकली कोई ऐसे योग आसन बताना चाहें तो? ज़रूर। आज के टाइम में आपने PCOD की बात की ना, ये PCOD एक बहुत बड़ी समस्या स्त्रियों में देखी गई है, और इसमें सबसे पहला कारण जो PCOD का देखा गया वो है मोटापा, हार्मोनल इम्बैलेंस और मोटापा। अब मोटापे को कम करना, इसमें सबसे पहला डॉक्टर्स भी जब सलाह देते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि वेट गेन ना हो, या वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस कीजिए पहले। तो उसके लिए हम वेट लॉस के स्तर से ही प्रारंभ करते हैं और फिर हार्मोनल बैलेंस की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले वेट लॉस के लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं। देखिए, आप भद्रासन कर सकते हैं। भद्रासन फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा आसन है, उनके जेनाइटल्स के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। और फिर आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं, आप वक्रासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं। हाँ, और प्राणायाम की तरफ हम जाएं, क्योंकि इसमें हमें हार्मोनल बैलेंस की भी ज़रूरत है, तो प्राणायाम की तरफ हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी, थायराइड इज ऑल्सो रिलेटेड टू PCOD, तो उज्जयी एक थायराइड डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है, तो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी और उद्गीत जो है वो मेंटल लेवल्स पे, जो स्ट्रेस के कारण ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, उनमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इन अ नटशल अगर आप मेडिसिन के साथ योग का अभ्यास करेंगे तो PCOD में आपको डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया ताड़ आसन और भुजंग आसन कुछ ऐसे आसन हैं जो महिलाएं अगर अपने जीवन में उनको इनकॉर्पोरेट करती हैं तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, खासकर जो भविष्य जो हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। हमने बहुत सारे रोगों की बात की जो योग से दूर किए जा सकते हैं, और वर्तमान समय में हम जो योग का वेस्टर्नाइज फॉर्म भी हम देखने को मिलता है, हम पावर योगा की हम बात करते हैं, तो उनसे संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं उससे भी थोड़ा आप निजात हमें दिलाने की कोशिश करें। देखिए, पावर योगा जो है ना, ये वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है। पावर योगा का वर्णन कहीं हमारे योग सूत्रों में या योग ग्रंथों में कहीं नहीं आया है। हाँ, पावर योगा आज के टाइम में वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन ज़रूरी उसमें ये एक तरह से आप बोल सकते हैं एक शॉर्टकट मेथड है कि इन अ शॉर्ट टाइम आपको वेट लूज करना है तो यू गो फॉर पावर योगा। बट अगर आपको स्वस्थ रहने के साथ साथ अपना वेट लॉस करना है कि और वेट लॉस की वजह से कोई और कमियां शरीर में ना आ जाए, तो आप पावर योगा की जगह सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार हमारा आयुर्वेद का एक पावर योगा है, जिसमें 12 तरह के आसन इन कंटिन्यूशन हम करते हैं, और जिसे अपनी क्षमता के हिसाब से
अर्लियर 2 से 3 मिनट भी लगा सकते हैं, और उससे जल्दी आप स्पीड अप करें तो स्पीड अप भी कर सकते हैं। तो इससे बेहतर पावर योगा आपको और क्या मिलेगा। बिल्कुल। और जैसा कि हम अभी अपने प्रोग्राम के अंतिम छोर पर पहुंच रहे हैं, तो हम आपसे थोड़ा संदेश अपनी जनता के लिए, खासकर युवाओं के लिए जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता के लिए जो आज आपको सुन रहे हैं। देखिए, आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि योग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारी मांसपेशियों को लचीला करता है, हमारे श्वसन संस्थान, हृदय, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र सब पे कार्य करता है। योग हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वास्थ्य देता है। ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। और हमें तीनों लेवल पर काम करना है, चाहे वो हमारे शारीरिक है, मानसिक है, या जो आध्यात्मिक जो लेवल है, तीनों लेवल को ये बैलेंस करता है, ताकि जो हम हमारी जो उच्च स्तर है, जो साधना का उच्च स्तर है, उसे हम प्राप्त कर सकें। तो 2015 से जो हमारे विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई है, और इस वर्ष भी 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, और योग और जीवन जो हमारा कार्यक्रम है, इसके माध्यम से भी हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आप सभी को योग से संबंधित जो जानकारी है वो प्रदान कर सकें। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और आप योग करते रहिए, योग को अपने जीवन का अंग बनाइए। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।